में भूमिहार जाति को भूमिहार लिखा जाए या भूमिहार ब्राह्मण, इसे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। हाल की जातीय जनगणना में भूमिहार शब्द लिखे जाने के बाद समाज का एक बड़ा तबका नाराज बताया जा रहा है। राज्य सरकार ने गेंद सवर्ण आयोग के पाले में डाल दी, पर आयोग का कहना है कि ऐसे नीतिगत फैसले नियम के मुताबिक ही तय होते हैं। आखिर क्या है पूरा विवाद, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार के सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार ब्राह्मण जाति पर सवर्ण आयोग में अभी तक फैसला नहीं हो पाया है कि भूमिहार लिखा जाए या भूमिहार ब्राह्मण। दरअसल सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भूमिहार लिखे जाने पर समाज के संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। सूत्रों की अगर माने तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पूछा गया था कि सरकारी दस्तावेज में भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए या नहीं। इसी सवाल के बाद आयोग के कुछ सदस्यों ने नाराजगी जताई है। हालांकि सवर्ण आयोग के चेयरमैन महाचंद्र प्रसाद सिंह ने ऐसे किसी विवाद और नाराजगी की खबरों का खंडन किया है। तो हर समाज में इस तरह की परिस्थितियां रहती है। जो दस्तावेज कहता है उसी पर हम लोग विचार करने वाले हैं। जो जनसंख्या का निर्धारण हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है हर बात, और उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। सूत्र बताते हैं कि बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 10 अक्टूबर 2025 को सवर्ण आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें आयोग से ये मार्गदर्शन मांगा गया था कि सरकारी कागजातों में भूमिहार की जगह भूमिहार ब्राह्मण का प्रयोग किया जाए या नहीं। इसे लेकर 21 नवंबर और 8 दिसंबर को 2 बैठकें भी हुई, लेकिन वो बैठकें बेनतीजा रही। भूमिहार ब्राह्मण अलग लिखने पर जारी विवाद के बीच न्यूज 18 ने इस विषय पर किताब लिखने वाले संजीवनी कुमार से बात की और मामले को समझने की कोशिश की। इन्होंने कास्ट सेंसस के पुराने इतिहास का हवाला देते हुए मामले को समझाने की कोशिश की। तो सेंसस में भूमिहार ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया गया 81 वाले सेंसस में, लेकिन उसको वैश्य कैटेगरी में डाला गया, भूमिहार की कैटेगरी में नहीं डाला गया। तो उस समय 1881 में ये आता है और 89 में अखिल भारतीय भूमिहार महासभा का गठन किया जाता है, और वो लोग पूरा एक मूवमेंट चलाते हैं कि नहीं, हम लोग भूमिहार ब्राह्मण नहीं, हम लोग सिर्फ ब्राह्मण हैं। क्योंकि और उसका अपोज किया गया जो भद्रलोक ब्राह्मण है बंगाल वाले, तो उन लोगों ने उसका विरोध किया कि ये तो हमारे बराबर हो जाएंगे। और उनका लॉजिक ये था कि तुम भूमिहार जो हो वो तो तुमने हल पकड़ लिया है, और हल पकड़ने के बाद तुम अशुद्ध हो गए। भूमिहार ब्राह्मण वाले विवाद के बीच दोनों पक्षों की दलीलों को समझना भी जरूरी है। भूमिहार ब्राह्मण लिखने के समर्थक ये कहते हैं कि 1931 की जनगणना में भूमिहार जाति के लोगों को भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया है। भूमिहार ब्राह्मण लिखने के विरोधी का ये कहना है कि भूमिहारों का पेशा पुरोहिताई ना होकर खेतीबाड़ी है। वहीं समर्थक कहते हैं कि पुराने जमीन दस्तावेजों में भी भूमिहार ब्राह्मण शब्द ही अंकित है। वही विरोधी का ये कहना है कि जमीन खेतीबाड़ी से जुड़े होने पर ब्राह्मण नहीं रहे, भूमिहार हो गए। प्राचीन इतिहास में अग्रहार भूमि वैदिक संस्थाओं को चलाने वाले ब्राह्मणों को दी जाती थी कि 1901 में जब अंग्रेजों ने सामान्य ब्राह्मण अर्थात पुरोहिती करने वाले ब्राह्मण और पुरोहिती नहीं करने वाले ब्राह्मण के बीच में भेद किया, तब भी बाभन और भूमिहार ब्राह्मण संज्ञा का ही उल्लेख हुआ। 1911 के सेंसस रिपोर्ट, 1921 के सेंसस रिपोर्ट, 1931 के सेंसस रिपोर्ट में भूमिहार ब्राह्मण शब्द ही स्थापित है। वैसे सवर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र सिंह ये कहते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण पर ऐसा कोई भी विवाद सवर्ण आयोग में नहीं है जो लिखा और बताया जा रहा है। अब देखना होगा तर्क और वितर्क के बीच ये विवाद कब तक शांत होता है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो भूमिहार ब्राह्मण का यह पूरा विवाद क्या है वो समझिए। बिहार के सरकारी दस्तावेजों में केवल भूमिहार लिखा जा रहा है। भूमिहार ब्राह्मण की जगह भूमिहार लिखे जाने पर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है, बखेड़ा खड़ा हुआ है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट में गलत प्रकाशन का दावा किया जा रहा है। भूमिहार या भूमिहार ब्राह्मण लिखने का फैसला यह पूरा अटका हुआ है। तो कब से भूमिहार ब्राह्मण का यह पूरा विवाद चल रहा है वो भी आप समझिए। ये 1881 में देश के पहले कास्ट सेंसस में भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया। तब ब्राह्मण भूमिहार को वैश्य कैटेगरी में रखा गया था। 1889 में अखिल भारतीय भूमिहार महासभा का गठन हुआ। भूमिहारों को वैश्य कैटेगरी में रखे जाने का विरोध किया गया।
भूमिहार महासभा की दलील यह थी कि वे सिर्फ ब्राह्मण हैं, भूमिहार ब्राह्मण नहीं है। बंगाल के भद्रलोक ब्राह्मणों ने तब इसका विरोध भी किया था। बंगाली ब्राह्मणों का तर्क भूमिहारों के हल पकड़ने को लेकर था। तर्क था कि भूमि से जुड़ने, हल चलाने पर भूमिहार अशुद्ध हो गए और ब्राह्मण नहीं रहे। अब भूमिहार ब्राह्मण लिखने के समर्थक और विरोधियों के तर्क को भी समझना जरूरी है, और वो क्या है वो भी समझिए। भूमिहार ब्राह्मण लिखने के समर्थक कह रहे हैं कि 1931 की जनगणना में भूमिहार जाति के लोगों को भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया, जबकि इसके विरोधी हैं वो तर्क दे रहे हैं कि भूमिहारों का पेशा पुरोहिताई ना होकर खेतीबाड़ी है। भूमिहार ब्राह्मण लिखने के समर्थक कहते हैं कि पुराने जमीन दस्तावेजों में भूमिहार ब्राह्मण शब्द ही अंकित है, जबकि इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि जमीन खेतीबाड़ी से जुड़े होने पर ब्राह्मण नहीं रहे, भूमिहार हो गए। बिहार के हर जिले में नासूर बन चुके अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर युद्ध चल रहा है। सीवान, नवादा हो या फिर मोतिहारी, सरकारी जमीन और सड़क पर कब्जा कर बैठे लोगों पर प्रशासन का पीला पंजा गर्म है और हर एक अवैध कब्जे को निस्तेनाबूद किया जा रहा है। साथ ही अतिक्रमणकारियों को सख्त संदेश भी दिया जा रहा है कि अगर फिर से अवैध कब्जा किया तो खैर नहीं है। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार के 3 जिलों सिवान, नवादा और मोतिहारी से आई 3 तस्वीरें, संदेश एक ही है, अतिक्रमणकारियों की अब खैर नहीं। बिहार में शहर के साथ ही गांव में भी नासूर बन चुके अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर युद्ध जारी है। सरकारी जमीन और सड़क को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन के साथ पुलिस की टीम मुस्तैद है और रास्ते से हर बाधा को हटाती जा रही है। सबसे पहले बात सिवान की, जहां दरौली प्रखंड में अतिक्रमणकारियों पर सीओ के नेतृत्व में बुलडोजर चला, अवैध निर्माण को तोड़ा गया। साथ ही अतिक्रमणकारियों को 2 दिन की मोहलत भी दी गई ताकि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाया जा सके। अभी अचानक से तोड़ेंगे तो लॉस हो सकता है, तो इसीलिए सबको 2 दिन का मोहलत दिया गया है ताकि सभी अपना सीढ़ी हटा ले, ऊपर जो करकट रखा है वो हटा ले, सामान वगैरह जो अस्थायी रूप से रखे हो तो उसको सभी को हटा दिया गया तत्काल। अब रुक करते हैं नवादा की ओर, जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर तो गरज रहा ही है, हथौड़ा भी बरस रहा है। हिसुआ नगर परिषद क्षेत्र में सरकारी जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराया गया। लोगों को 3 बार प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जब इसके बाद भी लोग नहीं माने तो बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन के आगे उनका विरोध बौना साबित हुआ। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है। मोतिहारी में भी अतिक्रमणकारियों को बुलडोजर के जरिए सख्त संदेश दिया जा रहा है। मोतिहारी के हरसिद्धि और कोटवा के साथ रक्सौल में अभियान जारी है। हरसिद्धि में जहां सरकारी जमीन को खाली कराया गया, वहीं कोटवा के बेलवा माधो गांव में कोर्ट के आदेश के बाद टीम एक्शन में है और मकान को तोड़ा गया। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रही। बिहार में शहर शहर अतिक्रमण पर कड़ा एक्शन जारी है। अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं, तो लगातार हो रही कार्रवाई के जरिए अतिक्रमणकारियों को कड़ा संदेश भी दिया जा रहा है। हर एक अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर सीना ताने खड़ा है। साथ ही साफ संदेश दिया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश से बाज आइए, नहीं तो प्रशासन के पीले पंजे के साथ अब हथौड़ा भी बरसेगा। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार सिंह, नवादा से अनिल विशाल और मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार बनने के बाद बुलडोजर एक्शन की चर्चा है। ऐसे में आइए बिहार में बुलडोजर एक्शन को समझते हैं। बिहार में बुलडोजर एक्शन क्यों चल रहा है, इस खबर को आपको समझाते हैं। सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि बिहार में ये बुलडोजर एक्शन क्यों चल रहा है। तो बुलडोजर एक्शन अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है। सड़क पर अवैध कब्जा करने वालों पर यह कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर एक्शन जिसे नाम दिया जा रहा है। और अब अतिक्रमण करने वालों पर यह कार्रवाई हो क्यों रही है? दरअसल सड़कें छोटी हो गई हैं, जाम जैसी स्थिति हो रही है और ऐसे में जो अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटाया जा रहा है। यानी कि सड़क पर जो अवैध कब्जा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, कब्जे को हटाया जा रहा है। साफ संदेश है कि अवैध कब्जा खुद हटा लीजिए, नहीं तो बुलडोजर आएगा, बुलडोजर अपना एक्शन करेगा, अपना काम करेगा और उसके बाद फिर उसको तोड़ा जाएगा। तो बुलडोजर एक्शन अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है। सड़क पर अवैध कब्जा करने पर यह कार्रवाई हो रही है, वो भी कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद यह सब किया जा रहा है। बिहार में बुलडोजर एक्शन के मायने क्या हैं वो भी आपको समझाएंगे। अब अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई होती रहेगी, सड़क पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ संदेश है कि अवैध कब्जा
खुद हटा लीजिए, नहीं तो बुलडोजर हटा देगा। अब अगली खबर पे आते हैं। लालू प्रसाद के बड़े लाल और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को बिहार में ही बेहतर लगता है। भाई तेजस्वी की तरह वो विदेश में सैर सपाटा करना पसंद नहीं करते। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के सवाल पर दिए गए जवाब के बिहार की सियासत में कई मायने निकाले जा रहे हैं, और वो मायने क्या हैं समझाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। तेज प्रताप यादव आरजेडी के शीर्ष नेता लालू प्रसाद के बड़े लाल, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बड़े भाई, उनके बारे में कहा जाता है कि दिल में कुछ नहीं रखते, सीधी बात मुंह पर आती है और वे उसे बोलने से गुरेज नहीं करते। मौका था पटना में बर्थडे पार्टी का, जिसमें तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे। साथ ही पार्टी में थे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश श्याम। कहा जाता है कि सियासत में ना तो राजनेता कोई बात बिना वजह उठाते हैं और ना ही कोई जवाब बिना वजह देते। तो इस बर्थडे पार्टी में मुकेश सहनी ने तेज प्रताप से पूछा कि क्या विदेश घूमने नहीं जाइएगा। अब ये सवाल था या छोटे भाई तेजस्वी यादव के बिहार चुनाव के बाद विदेश सैर से जुड़ी बात पर तंज, इसे मुकेश सहनी ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जब सवाल पूछा गया तो तेज प्रताप ने तपाक से जवाब भी दिया। में बड़ा सितारा वही बनता है जो नतीजों में मिली हार के बाद भी हार नहीं माने, जनता के साथ जुड़ा रहे और समय की नब्ज को पकड़ते हुए जनता के साथ मिलकर रास्ते सुगम बनाना शुरू करे। तेज प्रताप का ये कहना है, हम बिहार में ठीक हैं। चुनौती मानी जा रही है भाई तेजस्वी के लिए। अब देखना होगा कि तेज प्रताप के इस बयान पर तेजस्वी का क्या पलटवार आता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो समझिए तेज प्रताप ने क्यों कहा कि बिहार में ही ठीक हो। चुनाव में हार के बाद तेज प्रताप यादव की विधायकी चली गई, वो विधायक नहीं रहे, हार गए। अपनी सीट महुआ पर वो तीसरे स्थान पर रहे थे। लालू परिवार से निकाले जाने के बाद खुद की उन्होंने पार्टी बनाई, अपने दम पर बिहार विधानसभा के चुनाव में उतरे। और तेज प्रताप यादव ने क्यों कहा है कि बिहार में ही ठीक हूं? दरअसल पहली ही परीक्षा में लालू के बड़े लाल को हार मिली है। हार के बाद तेज प्रताप ने हिम्मत नहीं हारी, डटे रहे। छोटे भाई तेजस्वी यादव कुछ ही दिन बाद विदेश चले गए। हार का ठीकरा तेजस्वी ने सरकारी मशीनरी पर फोड़ दिया। तेज प्रताप ने अपनी हार को स्वीकारा, प्रशासन पर सवाल खड़े नहीं किए जैसे तेजस्वी यादव ने किए, उस तरह से कोई दलील नहीं दी। एनडीए को शानदार जीत की तेज प्रताप ने बधाई भी दी। अब समझिए कि तेज प्रताप ने क्यों कहा कि बिहार में ही ठीक हूं। बर्थडे पार्टी में मुकेश सहनी के सवाल पर जवाब उन्होंने दिया, बिना नाम लिए भाई तेजस्वी पर तंज भी कसा। ऐसा माना जा रहा है कि तेज प्रताप ने यह तेजस्वी पर तंज कसा है। कहा कि बिहार में ही रहकर सियासत को मजबूत करूंगा, बिहार को मजबूत करूंगा। अब आते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े अपने दावे पर कायम है। चौहान ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा और मेरे पास माफी मांगने का कोई कारण भी नहीं। आखिर क्यों मचा है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर सियासी बवाल, समझाते एक रिपोर्ट के जरिए। ये जो बयान है उससे आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता, बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, ये सवाल नहीं उठता। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए बयान पर कायम है कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान। माफी मांगने को तैयार नहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान। कह रहे हैं कि संविधान मुझे सवाल पूछने का अधिकार देता है। पृथ्वीराज चौहान के जिस बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है वो विवादित बयान है क्या, इसे भी सुन लीजिए, जिसमें कांग्रेस नेता ने ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे। सुनिए वो बयान। आणि त्यामुळे मग एक असा विषय निघाला की मग मोदींनी का मान्य केलं? पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला आणि त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही।
कांग्रेस नेता ने तो यहां तक कह दिया कि 12 लाख सैनिकों की भारतीय सेना बनाए रखने की जरूरत ही क्या है। वैसे पृथ्वीराज चौहान के इस बयान पर कायम रहने को लेकर सियासत सुलग गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि सेना के शौर्य को अपशब्द कहने का किसी को अधिकार नहीं, तो केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान मानसिक तौर पर बीमार हैं। कौन क्या कह रहा है ये उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री भी हैं पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पहले दिन ही भारतीय जो फोर्सेस हैं वो डिरेल हो गई थी। इस तरीके का बयान यानी सेना मेरी ख्याल से मानसिक तौर पे बीमार हो गए, जहाँ मानसिक तौर पे इलेक्ट्रिक शॉक देने की जरूरत है उन्हें। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि जमीन पर भारतीय सेना की 1 किलोमीटर की भी मूवमेंट नहीं हुई थी। लड़ाई सिर्फ हवाई और मिसाइल हमलों तक सीमित रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भविष्य में होने वाली लड़ाइयों में 12 लाख सैनिकों वाली बड़ी थल सेना की जरूरत होगी। इसी बयान से सत्ता पक्ष के नेता बेहद आक्रोशित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो समझिए ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान पर सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है। कांग्रेस नेता है पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर एक विवादित बयान दिया। पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष में पहले ही दिन हार गई थी भारतीय सेना, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। 12 लाख भारतीय सैनिकों की जरूरत ही क्या है, और इस जरूरत पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। अपने दावे पर बुधवार को माफी मांगने से चौहान ने इनकार कर दिया। कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान पर यह जो घमासान मचा हुआ है, उस पर पृथ्वीराज चौहान के बयान पर बीजेपी कांग्रेस पर अब हमलावर है। सेना का अपमान करना ही कांग्रेस की पहचान है, यह बीजेपी ने कहा है। राहुल गांधी भी पहले इसी तरह के बयान दे चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, देश के केंद्रीय मंत्री तक रह चुके हैं, और इस तरह की भाषा उनकी है। उनके अपने ही देश के शौर्य और सेना पर सवाल उठाना गलत है। बीजेपी इसी को लेकर कांग्रेस और पार्टी नेताओं पर आक्रामक है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। संसद परिसर में धूम्रपान को लेकर नई बहस छिड़ गई। टीएमसी सांसद सौगत राय के बाद बीजेपी ने टीएमसी नेता जो सांसद भी हैं कीर्ति आजाद पर संसद के अंदर ई सिगरेट पीने का आरोप लगा दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कीर्ति आजाद संसद के अंदर सिगरेट पीते नजर आए। यह ई सिगरेट बताई जा रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने वीडियो शेयर कर कहा है, और यही नहीं, जिस टीएमसी सांसद पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद के अंदर वेपिंग करने का आरोप भी लगाया, वह कीर्ति आजाद है। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर से इसकी शिकायत भी की थी। तो ई सिगरेट पर सियासत लहकी हुई क्यों है, गरम क्यों है, यह आपको समझाते हैं। हाल ही में संसद में टीएमसी सांसद सौगत राय ने ई सिगरेट का इस्तेमाल किया था। अब एक और टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में कीर्ति आजाद संसद में ई सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर से इसकी शिकायत की, इसे कानून का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन बताया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने आरोपों से इनकार कर दिया। अब ये ई सिगरेट क्या होता है ये भी समझिए। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बैटरी से चलने वाले उपकरण होते हैं। इनका इस्तेमाल लोग तरल पदार्थ को गर्म करके बाष्प बनाने के लिए करते हैं। सांस के जरिए धुएं को अंदर लिया जाता है। इसे ई सिगरेट, ई6 या वेप्स भी कहा जाता है। भारत में प्रतिबंधित होने के बावजूद लोग ई सिगरेट का सेवन कर रहे हैं। इससे फेफड़ों की बीमारी, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होती है।
तो खबर तो समझिए में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।